आदित्य अमृता के पास आते हुए उसे पीछे को घुमाता है और उसके बाल पीछे से हटाते हुए वो चैन दोबारा से अमृता को पहना देता है। वही अमृता के चेहरे पर अजीब से हैरानी के भाव थे। आदित्य ने चैन पहनाते समय सब कुछ बिल्कुल वैसे किया था जैसे उसे पहली बार ये चैन पहनाते हुए छोटे आदित्य ने किया था। उसे ऐसा लग रहा था कि आदित्य उसके पास है, और वो सही भी थी, पर इस बात से वो अनजान थी। उसके बाद अमृता वहां पर उचिहा राज्य जाने के लिए एक द्वार बनाती है। उसे देख आदित्य हैरान और खुश दोनों था। गुरु शुक्राचार्य की ये ही एक ऐसी कला थी जिसे आदित्य सीख नहीं पाया था। उस द्वार से वो दोनों महल में अपने कक्ष के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही आदित्य आसपास देख मुस्कुराते हुए अमृता को देख कहता है, क्या बात है, सीधा कक्ष के अंदर, लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है मेरे पास आने की। ये बोलते हुए आदित्य अमृता के पास जाने लगता है। तभी अमृता भी आगे आते हुए कहती है, हाँ सही कहा, मुझे बहुत जल्दी है। ये बोलते हुए अमृता आदित्य के पास आने लगती है। वो नशीली आंखों से आदित्य को देख रही थी। आदित्य को लग रहा था कि अमृता पर अभी भी उस नशीले जहर का असर है। अमृता आगे आते हुए आदित्य के सीने पर हाथ रख देती है। उसके हाथ रखते ही आदित्य की धड़कनें तेज हो जाती है। आदित्य के चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी थी। वो पीछे जाता जा रहा था और अमृता आगे आती जा रही थी। तभी आदित्य घबराए आवाज में कहता है, ये क्या कर रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था, देखो अमृता। तभी अमृता उसके होठों पर उंगली रखते हुए उसे प्यार से देखती है और धीमी मनमोहक आवाज में कहती है, मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे थे, क्योंकि मैं भी तो वही कर रही हूँ। ये बोल वो आदित्य को धक्का देते हुए द्वार बंद कर देती है। वो आदित्य को द्वार के बाहर ले आई थी। अमृता द्वार बंद कर जोर जोर से हंसने लगती है। वही आदित्य हैरानी से उस बंद द्वार को देख रहा था। तभी वो जल्दी से आसपास देखते हुए मन में कहता है, कहीं किसी ने देखा तो नहीं क्या यार, मैं एक लड़की से मूर्ख बन गया, किसी को पता चला तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। ये सोचते हुए वो एक बार दोबारा इधर उधर देखता है और वहां से चला जाता है। वही अमृता अभी भी हंसे जा रही थी। हंसते हंसते वो रुकती है और सांस लेते हुए आईने के सामने जा खड़ी होती है। जोर जोर से सांस लेने की वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वो एक नज़र पलके उठाकर खुद को आईने में देखती है तो उसे एक खूबसूरत शर्म से लाल चेहरा नजर आता है। वो आईने में देख खुद से कहती है, तुम इतनी खुश क्यों हो और ये तुम्हारे चेहरे पर शर्म कैसी। ये बोलते हुए उसकी नज़र अपने होठों पर काटने के निशान पर जाती है। ये देख उसे वो सब याद आ जाता है, पर तभी उसके चेहरे की खुशी उदासी में बदल जाती है। उसकी आंखों से आंसू की बूंद गालों से होते हुए जमीन पर जाके गिरने लगती है। वो खुद को आईने में देखते हुए कहती है, ये हक आदित्य का था, तुमने किसी और को कैसे दे दिया, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों क्यों क्यों। ये बोलते बोलते अमृता गुस्से से उस आईने पर हाथ मार देती है। अमृता के हाथ मारने से वो आईना टूटकर बिखर जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा गहराई से धंस जाता है। कुछ देर बाद आदित्य वहां उस कक्ष के पास आता है और द्वार खटखटाते हुए कहता है, अमृता द्वार खोलो, मैं हूं। उसके काफी देर तक द्वार खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। ये देख आदित्य थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी वो कहता है, ठीक है फिर मैं ऐसे ही अंदर आ रहा हूं, अगर मैंने कुछ देख लिया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है अमृता। अमृता। ये बोलते हुए वो जैसे ही द्वार को हल्का सा धक्का देता है, वो द्वार खुल जाता है। अमृता ने सिर्फ उसे बंद किया था, कुंडी नहीं लगाई थी। आदित्य जैसे ही अंदर आता है तो सामने ही बिखरे हुए कांच को देखता है। उसे देख आदित्य को अमृता की चिंता होने लगती है। वो परेशान होते हुए अमृता को बुलाने लगता है। वो चारों तरफ अमृता को ढूंढ रहा था कि तभी उसे एक कोने से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो सुन वो घबराए हुए चेहरे के साथ उस ओर जाता है। जैसे ही वो वहां देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहां कोने में अमृता जमीन पर बैठी रो रही थी। वो जल्दी से भागते हुए अमृता के पास जाकर घुटनों पर बैठ जाता है। वहां जमीन पर बहुत सा रक्त बह गया था। ये देख आदित्य का दिल फटने को था। वो अमृता को देखते हुए कहता है, अमृता ये सब कैसे हुआ, तुम ठीक तो हो, लाओ मुझे दिखाओ। आदित्य जैसे ही अमृता का हाथ पकड़ता है, अमृता अपना हाथ हटाते हुए उसे दूर कर कहती है, तुम चले जाओ यहां से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अमृता आदित्य को दूर कर डांटे जा रही थी और आदित्य सब सुनता जा रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी गलती क्या है, पर वो अधिक ना सोचते हुए अमृता का हाथ दोबारा से पकड़ता है। इस बार उसकी पकड़ मजबूत थी। अमृता की लाख कोशिशों के बाद भी वो अपना हाथ छुड़ा नहीं पाती है। तभी आदित्य अमृता के हाथ को देखते हुए प्यार से वो कांच निकालने लगता है। अमृता को दर्द हो रहा था, पर तभी उसकी नज़र आदित्य के चेहरे पर जाती है तो वो देखती है कि आदित्य के चेहरे पर उससे भी ज्यादा दर्द है। ये देख अमृता हैरान हो जाती है। वो आदित्य को देखती रह जाती है।
और आदित्य उसके हाथ से वो कांच निकालते हुए पट्टी बांध देता है और अमृता को देखते हुए कहता है, हो गया। ये सुन अमृता अपने हाथ की ओर देखती है तो वहां से कांच निकल गया था और उसे पता भी नहीं चला था। तभी आदित्य अमृता को देख कहता है, मुंह खोलो। ये सुन अमृता आदित्य को घूरने लगती है तो आदित्य उसे देख कहता है, मुंह खोलने को बोला है, घूरने को नहीं। ये बोलते हुए वो खुद अमृता का मुंह खुलवाता है और मुंह में एक औषधीय गोली डालते हुए कहता है, तुमने पहले कांच निकाल दिया होता तो तुम्हारी लाल अग्नि कब के तुम्हारे जख्म भर चुकी होती, पर कोई बात नहीं, अब जख्म 10 मिनटों में ठीक हो जाएंगे। ये बोल आदित्य अमृता को देख धीरे से कहता है, अब बताओ क्या हुआ, तुम मुझसे इतनी गुस्सा क्यों हो। ये सुनकर अमृता कुछ देर चुप रहती है और फिर आदित्य को देख कहती है, कुछ नहीं, वो आईने वाली अमृता मुझसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी इसलिए उसे थप्पड़ मारा पर उसने ये कर दिया। ये बोलते हुए वो मासूमियत से अपना हाथ आगे करके दिखाती है। ये सुन आदित्य कुछ देर तक हैरानी से अमृता को देखता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देख अमृता मुस्कुराते हुए मन में कहती है, मैं तुम्हारे चेहरे की ये हंसी गायब नहीं होने देना चाहती थी इसलिए झूठ बोल दिया। वही आदित्य हंस रहा था तो अमृता उसे देख घूरते हुए कहती है, आप हंस रहे हैं मुझ पर। ये सुन आदित्य हंसते हुए कहता है, और क्या करूं, कोई खुद से कैसे जल सकता है। ये बोल वो फिर से हंसने लगता है। तभी अमृता झूठा गुस्सा करते हुए कहती है, आप अब मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। ये सुन आदित्य हंसी रोकते हुए अमृता वो वहां से खड़ा करते हुए अपने साथ नाश्ता करने के लिए ले जाने लगता है, पर वो बीच बीच में हंसने लगता था। तभी अमृता उसके पेट पर कोहनी मार देती है। ऐसे ही वो हंसते झगड़ते वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही वो दिनों दिन धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते जा रहे थे। वो एक दूसरे को समझने लगे थे। अमृता भी समझ गई थी कि युग आदित्य की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि उसकी जगह राज्य के प्रति सारे कर्तव्य निभा रहा है। वो रोज युग बने आदित्य को देखती थी कि कैसे वो राज्य के लिए बड़े बड़े फैसले लेता है। इसी बीच उसे उचिहा राज्य का राजा बना दिया गया था। वो राजा होते हुए भी आम लोगों की तरह लोगों से मिलता था, बच्चों के साथ खेलता था। अब कोई भी राज्य परिवार से डरता नहीं था। वो सब उनकी इज्जत करते थे। आदित्य और अमृता के दिल तो पास आ गए थे, लेकिन उनके बिस्तर पर अभी भी वही दूरी थी। अमृता चाहकर भी उसे आदित्य की जगह नहीं दे पा रही थी। देखते देख 7 महीने बीत जाते हैं। आदित्य महल के एक कक्ष में सेनापति से कुछ बातें कर रहा था। तभी वहां पर एक सैनिक आता है और द्वार खटखटाते हुए अंदर आ जाता है। वो आदित्य और सेनापति को देख अभिवादन करता है और एक पत्र आदित्य को देते हुए वहां से चला जाता है। आदित्य जल्दी से उस पत्र को खोलकर देखता है। उसमें जो लिखा था उसे पढ़ वो हैरान हो जाता है। आदित्य राजा होके भी बच्चों के साथ खेलता था। अब कोई भी राज्य परिवार से डरता नहीं था। वो सब उनकी इज्जत करते थे। आदित्य और अमृता के दिल तो पास आ गए थे, लेकिन उनके बिस्तर पर अभी भी वही दूरी थी। अमृता चाहकर भी उसे आदित्य की जगह नहीं दे पा रही थी। देखते देख 7 महीने बीत जाते हैं। आदित्य महल के एक कक्ष में सेनापति से कुछ बातें कर रहा था। तभी वहां पर एक सैनिक आता है और द्वार खटखटाते हुए अंदर आ जाता है। वो आदित्य और सेनापति को देख अभिवादन करता है और एक पत्र आदित्य को देते हुए वहां से चला जाता है। आदित्य जल्दी से उस पत्र को खोलकर देखता है। उसमें जो लिखा था उसे पढ़ वो हैरान हो जाता है। आदित्य को देख सेनापति पूछते हुए कहता है, महाराज क्या हुआ, ऐसा क्या है इस पत्र में। ये सुन आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, जय यहाँ आ रहा है, कितने समय बाद उससे मिलूंगा, जल्दी से उसके स्वागत की तैयारियां करवाओ। ये सुन सेनापति आदित्य को देख कहता है, जी अभी करवाता हूँ महाराज, जय ही है ना जो ब्रह्मसिटी के राजा बने हैं, सुना है उनके डर से दमपिचास छिप कर रहते हैं। ये सुन आदित्य मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देता है। सेनापति तैयारियों के लिए वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जय कुछ सैनिकों के साथ एक रथ से उचिहा महल के बाहर रुकता है। वहां सभी उसका बहुत स्वागत करते हैं। आदित्य भी जय से मिलकर खुश था। वो जय और अवनी को लेके एक कक्ष में चला जाता है। अमृता भी उनके साथ थी। अमृता को पता था कि जय ने शादी की है और वो ब्रह्म सिटी का राजा बन गया है, पर उसे नहीं पता था कि उसने अवनी से शादी की है, और ना ये पता था कि अवनी दमपिचास योद्धा है। अमृता को अवनी देखी देखी लग रही थी। वो चारों आमने सामने आसनों पर बैठे थे। तभी अमृता को याद आता है कि उसने अवनी को कहाँ देखा था। ये याद आते ही वो आदित्य को देख कहती है, ये तो वही अवनी है जो हमारे साथ जानवरों के मुकाबले में थी। ये सुन अवनी सर नीचे झुका लेती है और जय मुस्कुराते हुए अपने सर के पीछे हाथ रख कहता है, हाँ भाभी ये वही है। ये सुन अमृता भी मुस्कुराते हुए कहती है, ये सब कैसे हुआ। तभी आदित्य अमृता को देखते हुए कहता है, तुम अभी शादी पर अटकी हो, ये दोनों माता पिता भी बनने वाले हैं। ये सुन अमृता हैरानी से अवनी को देखते हुए कहती है, अवनी इतनी भी क्या जल्दी थी।
ये सुन अवनी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वही आदित्य गौर से अवनी को देख रहा था। ये देख जय आदित्य को देख कहता है, क्या हुआ भाई? ये सुन आदित्य जय को देख कहता है, भाई तूने मुझे 7 महीने पहले बताया था कि तू पिता बनने वाला है और अवनी को देख लग तो नहीं रहा है। ये सुनते ही जय तेजी से भागते हुए आदित्य का मुंह बंद कर लेता है। अमृता और अवनी नासमझी से आदित्य को देखने लगते हैं। जय उन दोनों को देख कहता है, मजाक कर रहा है। ये बोल वो आदित्य को बगल में लेकर जाते हुए कहता है, क्या कर रहा है भाई? मार खिलवाएगा क्या मुझे? भाई थोड़ी तो शर्म कर लो, भाभी है तुम्हारी। ये सुन आदित्य हंसते हुए कहता है, भाई तू ही देख, अवनी जैसी थी वैसी ही है और शायद से उसे 8 महीने हो गए हैं। ये सुन जय उसे बताते हुए कहता है, भाई मुझे भी नहीं पता था, लेकिन दम पिचासों में माँ अपने बच्चे को 18 महीने तक पेट में रखती है। ये सुन आदित्य हैरान हो जाता है। तभी जय आगे बोलता है, और भाई दम 50 बच्चे के आने से 1 हफ्ते पहले तक सिर्फ ऊर्जा को ही पेट में रखते हैं। उस आखिरी 1 हफ्ते में ही तुझे बड़ा पेट देखने को मिलेगा, इसलिए अब वापस चल, नहीं तो उनको शक हो जाएगा। ये सुन आदित्य हाँ में सर हिलाते हुए वहां वापस आ जाता है। उनके आते ही अमृता और अवनी दोनों अपने पति से पूछती है कि वो क्या बात कर रहे थे, पर दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए हंसकर ना में सर हिला देते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद आदित्य और जय कुछ राज्य से जुड़ी चर्चा करते हुए बाहर बगीचे में चले जाते हैं। वही अमृता आदित्य को दूर से देख रही थी। उसे आदित्य की ओर देखता देख अवनी मुस्कुराते हुए अमृता का हाथ पकड़ कहती है, तो अमृता तुम कब हमें खुशखबरी दे रही हो? ये सुन अमृता शर्माते हुए कहती है, क्या मतलब? ये सुन अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, वही जो सोचते हुए तुम शर्मा रही हो। ये सुन अमृता एक नज़र आदित्य को देखती है, पर उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। अमृता के चेहरे की उदासी देख अवनी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं जानती हूं कि तुम्हें पता है कि ये आदित्य नहीं युग है और तुम आदित्य की जगह किसी को नहीं देना चाहती, पर अमृता कभी कभी आंखों को बंद कर दिमाग को बगल में रखकर दिल से सोचना चाहिए। मैं देख सकती हूँ तुम युग से प्यार करती हो, पर मानना नहीं चाहती। आखिर उसका इस सब में क्या दोष है? ये सुनते ही अमृता सर नीचे झुका लेती है। अवनी चाहती थी कि वो उसे बता दे कि वही आदित्य है, पर उसने जय से वादा किया था, इसलिए वो कुछ बता तो नहीं रही थी, लेकिन उन दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रही थी। तभी अवनी अमृता को देख आगे कहती है, देखो अमृता, तुमको लगता था उसे राज्य का लालच है, पर ये बात तो तुम खुद समझ गई होगी। उसे किसी राज्य को लेने के लिए झूठी पहचान की जरूरत नहीं है। वो किसी भी राज्य को बल के दम पर जीतने की शक्ति रखता है। और हाँ, एक बात और शायद तुम्हें समझ नहीं आया होगा, पर उसने तुमसे शादी की ताकि वो तुम्हें सुरक्षित रख सके। इससे अधिक मुझे नहीं पता कि तुम्हें खतरा किससे है, पर तुम्हारी जान को खतरा था। एक बार सोचो, शायद तुम्हें कुछ समझ आ जाए। ये बोल वो वहां से उठते हुए जय को बुलाती है और वो दोनों अपने कक्ष में चले जाते हैं। अमृता के दिमाग में वही सब चल रहा था। रात का वक्त। अमृता बहुत ही परेशान थी। वो महल के पीछे बगीचे में टहल रही थी। वो मन में सोचते हुए कहती है, अवनी सही कह रही थी, युग ने जानबूझकर मुझे उकसाया था। अगर उसे ये विवाह ना करना होता तो वो मंदिर में ही मना कर देता। वो चाहता था कि मैं गुस्से में उसे विवाह करूं। मैंने उसे क्या क्या नहीं बोला, पर वो सुनता रहा। पति होकर के भी मुझसे दूरी बनाकर रखी। वो क्या क्यों करता है मुझे नहीं पता, पर ये सच है कि मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। पता नहीं उसके अच्छे बर्ताव से या उसमें आदित्य को महसूस करने की वजह से, पर वो मेरे दिल में बस गया है। अमृता ये सोचते हुए वही खड़ी हो जाती है। वो आसपास क्या हो रहा है इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वही उस पुरानी सुरंग से एक रक्त दानव अमृता के सामने आ खड़ा हुआ था। वो अमृता को हिलता हुआ ना देखकर सोच में पड़ गया था कि वो इंसान है या पुतला। तभी वो गुस्से से एक पत्थर की मोटे गदा से अमृता पर हमला कर देता है। वो हमला अमृता को छू पाता उससे पहले ही वहां आदित्य आ जाता है और उस रक्त दानव के हमले को रोकते हुए उसे पीछे धकेल देता है। जैसे ही अमृता को होश आता है, वो देखती है कि उस पर हमला हो रहा है। अचानक से हुए हमले से अमृता घबराकर पीछे हटने लगती है, पर ऊंचे जूते पहने होने की वजह से उसका पैर मुड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। वो देखती है कि आदित्य ने वो हमला रोक लिया है। आदित्य उस रक्त दानव को दूर धकेल अमृता के पास आते हुए गुस्से से कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम्हें खतरे से बचाने के लिए यहाँ लेके आया हूँ और तुम हर जगह खुद को मुसीबत में डाल लेती हो। ये सुन अमृता हैरानी से आदित्य को देखने लगती है। तभी वो रक्त दानव जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से वहां खतरे की घंटी बजने लगती है। तभी आदित्य अपनी पत्थर की तलवार निकालते हुए उस रक्त दानव की ओर बढ़ता है और एक ही हमले में उसके 2 टुकड़े कर देता है। आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वही जय, अवनी और सेनापति भी आ गए थे। अवनी जल्दी से अमृता को सहारा देते हुए उसे खड़ा करती है। वही जय आदित्य के पास आते हुए कहता है, भाई फिर से रक्त दानव यहाँ? मुझे लगता है यहाँ ऐसा कोई रास्ता है जो रक्त दानवों की घाटी तक जाता है। ये सुन आदित्य सेनापति को बुलाते हुए कहता है, सेनापति जी, इस इलाके की अच्छी तरह से जांच करिए। कोई भी सुरंग जिसका हमें पता ना हो उसे मजबूती से बंद करवा दीजिए।
ये सुन सेनापति सीने पर हाथ रखकर सैनिकों के साथ वहां से चला जाता है। तभी आदित्य की नजर अमृता पर जाती है। अमृता से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था।